चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फोर्टी एट में लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आइडेंटिफाई द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ए, बी, सी एंड डी। सेलेक्ट द करेक्ट। ए और बी लेफ्ट से राइट है, ऑब्वियसली एरो है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और सी लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट है, और डी फिर से राइट है। इसका मतलब ए इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज करना चाहिए, बी भी इंक्रीज करना चाहिए, और सी जो है वो लेफ्ट से राइट में डिक्रीज करना चाहिए, या राइट से लेफ्ट इन, और डी फिर से लेफ्ट से राइट में इंक्रीज करना चाहिए। अब चलो ऑप्शंस देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर ले, सारा चीज एक साथ आ जाए। तो जरा गौर करना, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी कौन है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यहाँ चार है, यहाँ चार है। लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी कौन है? एटॉमिक रेडियस। तो जरा सबको ध्यान लगाइए इस डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में देखिए, ए में लिखा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो लेफ्ट से राइट बढ़ता है, बी में लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो लेफ्ट से राइट बढ़ता है, सी में लिखा है एटॉमिक रेडियस जो लेफ्ट से राइट घटता है, और डी में लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लेफ्ट से राइट बढ़ता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। फोर्टी नाइन में लिखा है, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट decreases and increases down a group in the periodic table। ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज करना, ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज करना। तो पहला डिक्रीज, बाद में इंक्रीज। पहला लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, हमको तो यही दिख रहा है। डाउन द ग्रुप, जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई? डाउन द ग्रुप होता कुछ ऐसा है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। सही है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, पहला डिक्रीजिंग, दूसरा इंक्रीजिंग। 50 में लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड OF2 एंड Na2O। देखिए OF2, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। OF2 में जो हमारा फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये -1 शो करेगा। तो ऑक्सीजन का मान लो X है, फ्लोरीन का -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो आपके X का वैल्यू आएगा +2। वैसे भी आप बहुत बार पढ़े हैं कि अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है तब तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर फ्लोरीन छोड़ के किसी और एलिमेंट के साथ है तब वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पहला वाला में +2 आएगा, लेकिन जब आप इसी का डिस्कशन करते हैं Na2O के लिए, तो सोडियम यहाँ +1 है क्योंकि वो अल्कली मेटल है, और X है ऑक्सीजन, तो आपके X का वैल्यू -2 आएगा। तो जब हमारा OF2 का बात करोगे तो OF2 में ऑक्सीजन मेरा +2 है, और Na2O का बात करोगे तो -2 है। सो ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, ए ऑप्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड। 51 में लिखा है, predict the correct formula for compounds by the following pair of elements like aluminium and sulfur। देखिए जब आप एल्यूमिनियम बनाते हैं तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सल्फर का वैलेंसी है 2। तो जो आप लोअर क्लास में क्रिस क्रॉस पढ़े हैं, इसका पावर उसके नीचे, इसका पावर इसके नीचे, तो हिसाब से जाइएगा तो Al2S3 दैट इज बेसिक। बी ऑप्शन इज देयर, एकदम लोअर क्लास के पढ़ाई पे बेस्ट है फॉर्मूला लिखना। सही है,
52 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसी, एक से ज्यादा अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन एलिमेंट शो कर सकता है? तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एकदम खुल के शो करता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें बहुत तरह का वैलेंसी शो होता है। जैसे आयरन ही पकड़ लो ना, फेरस और फेरिक, कॉपर पकड़ लो, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, +1 और +2। अगर आप डी ब्लॉक का पूरा सीरीज पढ़ेंगे जो आपके 12th सिलेबस में है, अगर डी ब्लॉक का पूरा सीरीज पढ़ेंगे तो हर एलिमेंट है ना 1 2 3 4 5 6 7 तक अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज को पकड़ लो, वो 2 3 4 5 6 7 सब शो करता है। Same is for actinides also. Actinides can also have ability to show variable oxidation state. सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3 होता है, लेकिन उसके अलावा भी वो +2 भी 4 शो करता है, +4 भी शो करता है। डिपेंड्स ऑन कि कौन कब ज्यादा स्टेबल है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एज वेल एज एक्टिनोइड्स, सो आपका डी ऑप्शन होगा, ए एंड सी बोथ। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 53 boron behaves anomalously with respect to its other group member because boron has comparatively। देखो, बोरॉन के एनोमलस बिहेवियर शो करने के पीछे बहुत सारा रीजन है। जैसे पहला रीजन तो बहुत ही इफेक्टिव है कि इसका स्मॉल साइज होता है। फिर लिखा लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो। जब आप चार्ज में रेडियस बोलो तो साइज ही है, उसको जब डिवाइड करते हैं तो स्मॉल साइज होने से इसका चार्ज टू रेडियस रेशियो भी काफी हाई होता है। साथ में ये लगभग नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है। तो बोरॉन के एनोमलस बिहेवियर शो करने के पीछे उसका स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो या चार्ज टू साइज रेशियो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों फैक्टर काम करता है। तो तीनों फैक्टर के लिए आप ऑल ऑफ द अबव को टिक करें। ठीक है, याद रखिएगा, बोरॉन के एनोमलस बिहेवियर में उसका स्मॉल साइज, लार्ज साइज टू रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का कंट्रीब्यूशन है। 54 AlF6 3- exist while BF6 3- does not, choose the most appropriate reason। पहला लिखा है बोरॉन इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। बोरॉन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंस सेल, ये ज्यादा अच्छा है। एल्यूमिनियम शोज वेरिएबल वैलेंसी, एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा नहीं है। हम आपको कुछ इसमें कंसेप्ट दे रहे हैं, वैसे आपके डिस्कशन में ये सब आ चुका है। देखिए AlF6 के लिए एल्यूमिनियम को 6 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 6 बॉन्ड्स। और 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए उसके पास 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब डी सबसेल इसके अंदर हो। तो डी सबसेल होने से एल्यूमिनियम अपना वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है। डी सबसेल होने से एल्यूमिनियम अपना वैलेंसी कैन एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन जब आप बोरॉन के F6 का बात करते हैं, बोरॉन F6 3-, तो बोरॉन में डी सबसेल याद रखिएगा एब्सेंट है, और एब्सेंट होने से याद रखना कि ये अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी, ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो अगर आपको यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है तो बी, बोरॉन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही है, बी वाला। आगे बढ़ो। 55 The first member of p block element displays greater ability to form p pi d pi। ये पहला मेंबर का नहीं है, पहला मेंबर का p pi मल्टीपल बॉन्ड, बी ऑप्शन होगा, p pi मल्टीपल बॉन्ड। देखो होता क्या है ना कि पहला मेंबर का साइज होता है छोटा, और छोटा होने से वो दूसरे मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनाता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ p सबसेल, p ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए पहला मेंबर में सपोज आप ऑक्सीजन ही लेते हैं,
तो ऑक्सीजन जब ये मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ एक पाई है और एक सिग्मा है, तो यहाँ पाई बॉन्ड तभी बन पाता है जब दोनों ऑक्सीजन का पीपी सबसेल साइडवेज ओवरलैप करे, पीपी सबसेल, पीपी ऑर्बिटल जो है वो साइडवेज ओवरलैप करे, तब पाई बॉन्ड बनता है। तो पहला मेंबर के पास एबिलिटी होता है कि वो स्मॉल साइज होने की वजह से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसलिए उसके पास ज्यादा एबिलिटी होता है, उसका स्मॉल साइज है तो ज्यादा एबिलिटी होता है पी पाई बॉन्ड बनाने का, ठीक है। याद रखना, पूरा रीजन दिमाग में रखना। क्या कारण है कि पहला मेंबर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है? तो स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने से वो पी पाई इफेक्टिव बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। 56. Which among the following set of groups consist elements with high chemical reactivity? देखिए, हाई केमिकल रिएक्टिविटी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो ही जगह है, सबसे लेफ्ट सबसे राइट। सबसे लेफ्ट, अगर मान लो एक रफ स्केच हम आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉ करें, ये लगभग ऐसा है, ठीक है। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये रहा लगभग रफ स्केच। हम आपको एक रफ स्केच, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट है और सेकंड ग्रुप है, और यहां मेरा 13 से लेकर 18 तक है, तो आप 17 पकड़ लो, उसके बाद 18 पकड़ना। हम आपको बोले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो ही जगह सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, एक है ये इधर वाला सीरीज, इधर वाला सीरीज मोर एक्टिव है, ठीक है, इसके इधर वाला सीरीज ज्यादा एक्टिव है, हाई केमिकल रिएक्टिविटी। पता है इसके हाई केमिकल रिएक्टिविटी का कारण क्या है? इसके हाई केमिकल रिएक्टिविटी का रीजन बहुत ही सिंपल है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ना, एक्ट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इन सब वजहों से सबसे लेफ्ट वाला ग्रुप 1 बोलो तो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, केटायन बनाएगा। और फिर आइए ये 17वां ग्रुप, 17th ग्रुप, ये भी हाई केमिकल एक्टिविटी शो करता है, लेकिन इसके हाई केमिकल रिएक्टिविटी के पीछे का रीजन है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करना। हाई, याद करो पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। हाईली एक्टिव नॉन मेटल्स है, तो अगर हाई रिएक्टिविटी का बात करोगे ना, तो ये थर्ड वाला लो, ग्रुप 1, इसलिए क्योंकि उसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटायन बनाना, और ग्रुप 17 इसलिए क्योंकि उसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाना, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव यही है। 57. The reactivity of non-metal within a group in the periodic table. The reactivity of non-metal within a group in the periodic table. Reactivity of non-metal. Increasing down the group, decreasing down the group. Obviously B वाला होगा। जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, याद रखिए मेटालिक नेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का एबिलिटी बढ़ता है। तो अगर मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक नेचर घट रहा है, नॉन मेटालिक नेचर घट रहा है। जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का एबिलिटी बढ़ता है, तो नॉन मेटालिक नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी घटता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज देयर। 58. The acidic, basic and amphoteric oxides respectively. एसिडिक ऑक्साइड्स हमेशा, थोड़ा समझना,
एसिडिक ऑक्साइड हमेशा मोर नॉन मेटल्स बनाता है। जितना ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर होगा उतना ज्यादा एसिडिक बनेगा। बेसिक ज्यादा मेटल्स बनाता है। जिसके पास मेटालिक नेचर होगा वो बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक समझ ही रहे, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स ये बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसके पास नॉन मेटालिक नेचर होगा उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। जिसके पास मेटालिक नेचर ज्यादा होगा उसका ऑक्साइड बेसिक होगा। और जिसके पास एम्फोटेरिक या सेमी मेटालिक नेचर होगा, मेटलॉइड की तरह काम करेगा, वो एम्फोटेरिक होगा। तो चलिए जरा गौर कर लीजिए, बेस्ट आंसर आपके पास बी है, क्योंकि बी का पहला मेंबर का ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन से बना है जो हाईली नॉन मेटल है। लिथियम ऑक्साइड बना है दूसरा जो एक्टिव मेटल है। और Al2O3 बना है दैट इज एम्फोटेरिक बाय नेचर। ठीक है, तो Na2O3 सॉरी N2O3, Li2O एंड Al2O3 ये आपका सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर है। इसमें जरा देखिएगा ना, तो ये भी आपका एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये नॉन मेटल से बना है, और ये भी एसिडिक हो जाएगा। ये ठीक है, बेसिक है, मेटल है। अब इस केस में देखो, ये वाला बेसिक है, ये एसिडिक है, और ये एम्फोटेरिक है। इस केस में देखो, ये देखो बेसिक है, ये हम लोग का एसिडिक है, और ये हम लोग का एम्फोटेरिक है। तो क्या ये सीक्वेंस कोई भी मैच कर रहा है? नहीं, मैच कौन कर रहा है? बी वाला, जिसमें ये हम लोग का एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये फिर से एम्फोटेरिक। ठीक है, तो दैट इज 58। बहुत सा रीजन बताते चल रहे हैं, उन रीजंस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही मेन काम आने वाला चीज है। 59 में लिखा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। 59 में लिखा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, अल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स एंड हैलोजन ऑक्साइड्स बिहेव्स रिस्पेक्टिवली एज। अल्कली मेटल ऑक्साइड, अल्कली मेटल मतलब मेटल, तो उसका ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होगा, और जो हैलोजन का ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। अभी तो हम लोग बात किए, हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। अल्कली मेटल्स आर हाईली एक्टिव मेटल्स, फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स। तो बी आंसर इज देयर। ठीक है, बी आंसर होगा। 60 लिखा है, 60 में लिखा है Which of the following statement is correct regarding Newland's laws of octaves? न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में तुम क्या पढ़ा था कि जितना भी हमारे पास 8th एलिमेंट्स होगा जिसको हम लोग सीरीज में अरेंज करेंगे, आठवां एलिमेंट मतलब 8th एलिमेंट जो है वो अपने प्रॉपर्टीज को बार बार रिपीट करेगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज शोइंग एलिमेंट्स 8 इंटरवल के ऊपर आएगा, यही हम लोग पढ़े थे। तो अगर उसके बेसिस पे आप देखोगे तो एवरी 8th एलिमेंट्स हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, सो बी ऑप्शन इज देयर। पहले भी हम लोग कर रखे हैं, वही चीज एक बार दोबारा आ गया, आप ध्यान रखिए। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है कि मेंडलीफ अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ये तो सही है भाई, मेंडलीफ टेबल में हम लोग पढ़े थे। मेंडलीफ अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये गलत हो गया। वो एटॉमिक वेट के ऊपर अरेंज किए थे, नंबर के ऊपर नहीं, तो ये बी गलत है। Mendeleev system of classifying elements was more elaborated than the Luther Meyer, एकदम सही है। लूथर मेयर है ना, बहुत ज्यादा पजल्ड इक्वेशंस दिए थे, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन मेंडलीफ उसको एकदम सिस्टमैटिक वे से अरेंज कर दिए थे। एटॉमिक वेट के बेसिस पे बताए थे कि एलिमेंट्स अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो करता है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं। तो बी आंसर इनकरेक्ट है, बाकी ए और सी सही लिखा हुआ है। 62
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज इनकरेक्ट? फिर से इनकरेक्ट पूछना है। हेनरी मोसलेस ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, यही तो एक्सपेरिमेंट था, याद कीजिए एकदम। हम शुरू में जब पीरियोडिक टेबल, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इंट्रोड्यूस करते, हम आपको मोसलेस एक्सपेरिमेंट के बारे में बोले थे। मोसले एक्सपेरिमेंट का कहना था कि जब आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से टकराता है तो वहां से एक अननोन रे निकलता है जिसको आप एक्सरे कहते हैं, और उस एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को जब मेजर किया गया तो वो एटॉमिक नंबर के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा था, एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट था। यही बेस बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने का। तो पहला लाइन एकदम सही। द प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। हम आपको बता रहे हैं कि रूट अंडर न्यू को जब ये प्लॉट बनाया गया ना तो ए जेड माइनस बी के साथ आया, ये रिलेशन था। तो जेड के साथ रिलेशन था, जेड बोलो तो हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जेड माइनस बी पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक वेट पे नहीं। It is easy to visualize the significance of quantum number and electronic configuration in properties of element, एकदम सही। आखिर किसी ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी शोइंग एलिमेंट्स कैसे बार बार रिपीट हो रहा है? तो अगर आप उस एक ग्रुप का कन्फिगरेशन लिखिएगा ना तो आप देखिएगा कि उसका वैलेंस सेल कन्फिगरेशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रोल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बार बार एक जैसे आने की वजह से एक ग्रुप का सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टी लगभग सेम हो जाता है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एकदम सही है। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ही उस एटम के कैरेक्टर के बारे में बताना या उसके कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो जैसा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से ही उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आगे की तरफ आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बी गलत है केवल, बाकी ए सी और डी तीनों सही है। इस सब क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखना, जो सही है वो कल पूछा जा सकता है अकेले। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं होता, ये चार चार क्वेश्चन होता है। आज आपके क्वेश्चन में बोला गया कि भाई करेक्ट खोजो, कल आपको बोला जाएगा इनकरेक्ट खोजो, कल फिर एक करेक्ट लिख देगा, तीन को इनकरेक्ट लिख देगा, बोले करेक्ट वाला पहचानो। तो ऐसे करके क्वेश्चन एक एक बार में चार चार क्वेश्चन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। 63 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रख के आप बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द सिक्स्थ पीरियड इज इनकम्प्लीट। सिक्स पीरियड इनकरेक्ट नहीं है, मतलब सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, सिक्स पीरियड तो कंप्लीट है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। हम लोग करेक्ट खोजना है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 18, हाँ बिल्कुल सही। द सिक्वेंशियल पीरियड ऑफ 2 8 8 8 16 32 द सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 8 8 16 कहाँ, 18 ना, यहाँ पे 18 ना, सही है। ठीक है, और फिर 18, उसके बाद 32। तो आपका बी वाला करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट। सिक्सटी फोर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज आर करेक्ट। Which of the following statement regarding the configuration of elements in periodic table, मतलब elements का configuration के बारे में सोचते हैं। The period indicates the value of n for the valence cell, एकदम सही है। जब भी आप किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है वो उसके पीरियड्स के मतलब जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है वो उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर को बताता है, सही है। The number of elements present in each period is twice the number of atomic orbitals available in the energy level that is being filled, एकदम सही। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए आप सेकेंड पीरियड का बात कर रहे हैं,
तो भाई सेकेंड पीरियड में 2s आएगा और 2p आएगा। अब 2s के अंदर एक ऑर्बिटल और 2p के अंदर है हम लोगों का 3 ऑर्बिटल, तो कुल मिला के आपके पास 4 ऑर्बिटल है। लेकिन सेकेंड पीरियड में होता 8 एलिमेंट है। तो ऐसा कैसे होता है? देखो, जो आप एक ऑर्बिटल बनाते हैं उसमें अपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन का फिलिंग एक एलिमेंट को बताता है। जैसे आप अगर लिखिएगा 2s1 तो ये एक एलिमेंट है, और फिर जब आप लिखिएगा 2s2 तो ये दूसरा एलिमेंट है। फिर आप लिखिएगा 2p1 ये एक एलिमेंट है, फिर आप लिखिएगा 2p2 तो ये अगला एलिमेंट है, फिर आप लिखिएगा 2p3 ये अगला एलिमेंट है, फिर आप लिखिएगा 2p4 ये अगला एलिमेंट है, फिर आप लिखिएगा 2p5 और फिर आप लिखिएगा 2p6। तो कुल मिला के अगर आपके पास 4 ऑर्बिटल है तो 8 एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ, फिर से पढ़ लो बी ऑप्शन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ट्वाइस इसलिए लगा है क्योंकि एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल। ठीक है, सी देखो, फर्स्ट पीरियड इट स्टार्ट्स विद फिलिंग ऑफ द लोएस्ट। अब देखो ना, फर्स्ट पीरियड मतलब क्या? मतलब है आपका 1s1 और 1s2 बस। तो 1s से छोटा एनर्जी किसका होता है? किसी का नहीं होता, तो सबसे लोएस्ट लेवल तो वही है। तो चारों का, सॉरी, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आप चाहे तो ये ऑल ऑफ द अबव को टिक कर सकते हैं, तीनों का तीनों सही है। आगे बढ़िए। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट खोजना है। द फोर्थ पीरियड इन द प्रेडिक्टेबल एंड्स एट क्रिप्टन with the filling up of the 3p ऑर्बिटल। 3p थोड़ी ना होता उसमें 4p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उसमें है ना 4p ऑर्बिटल का फिलिंग होता है, 3p का नहीं। ठीक है ना, 4p ऑर्बिटल का फिलिंग होता है, तो यही इनकरेक्ट है। द फिफ्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द 4d ट्रांजिशन सीरीज। 4d ट्रांजिशन सीरीज ये सही है। जब आप फिफ्थ पीरियड में आते हैं तो 4d आ जाता है, जब आप सिक्स पीरियड में आते हैं तो 5d आ जाता है, जब आप सेवेंथ पीरियड में आते हैं तो 6d आ जाता है। स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ 4d ट्रांजिशन सीरीज इज वाइटीटियम। बिल्कुल सही है, वाइटीटियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, वाइटीटियम से लेके कैडमियम तक चलता है। वाइटीटियम से स्टार्ट होता है, कैडमियम तक चलता है। फिलिंग अप ऑफ 4f ऑर्बिटल बिगिंस विद सीरियम। लैंथेनम के नाम पे लैंथेनोइड्स पड़ा है, लेकिन फिलिंग तो स्टार्ट होता है सीरियम से। सीरियम एटॉमिक नंबर 58, लैंथेनम है 57, लेकिन 4f सीरीज का फिलिंग स्टार्ट होता है सीरियम से 58। ठीक है, तो ये डी वाला भी सही, सही, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सही आपको ये बताना है। ग्रुप 17 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैज हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एकदम सही है। ग्रुप 17 का मतलब कौन होता है? हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली वैसे भी आप समझिए कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं आप तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है। ज्यादा बोला जाए तो एनर्जी रिलीज होता है, और रिलीज को है ना यहाँ माइनस साइन दिखाया गया, ये निगेटिव लिखने का मतलब है रिलीज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के एडिशन में एनर्जी कहां रिलीज होता है? तो दैट इज फॉर हैलोजेंस। ग्रुप 17 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर फिल कीजिएगा, कोई भी हैलोजन, जैसे मान लीजिए आप क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो क्लोरीन का कन्फिगरेशन है 287। ठीक है, जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वो Cl माइनस बन जाएगा और उसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 288। तो स्टेबल ऑक्टेट नोबेल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करने की वजह से ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही। ग्रुप 17 of p block elements has highly positive electron gain enthalpy.
ये तो गलत हो गया ना, ऊपर निगेटिव। ग्रुप 17 एलिमेंट इज नॉन एज हैलोजन फैमिली, एकदम सही है। तो ए और सी दोनों रख लीजिए, दैट इज डी ऑप्शन इज देयर। ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। सिक्सटी सेवन लिखा है एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ द, कौन सा ग्रुप है, 15th, थर्ड पीरियड 15th। 15th ग्रुप मतलब कौन, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये आर्सेनिक है। थर्ड पीरियड ऑफ 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। Which one of the following is correct regarding the outer electronic configuration of A? देखिए 15th ग्रुप आप बोल रहे हैं और आप थर्ड पीरियड बोल रहे हैं, तो जब आप 15th ग्रुप और थर्ड पीरियड का बात कीजिएगा ना, तो लगभग आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 33। ठीक है, तो आपके पास नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, हाँ 33। तो 33 का 30, इन दोनों से पता चला 33 एटॉमिक नंबर। जब आप उसका 33 एटॉमिक नंबर का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो उसके पीछे आ जाएगा आर्गन 18, फिर आ जाएगा 4s2 3d10 और फिर आ जाएगा 4p में 3 इलेक्ट्रॉन, यही आएगा 4s2 3d10 4p में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब आप समझिए, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड s एंड p ऑर्बिटल। भाई इसका कंप्लीटली फिल्ड s और p ऑर्बिटल तो नहीं है, ठीक है। इट हैज पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल देखो कंप्लीटली फिल्ड है, d ऑर्बिटल कंप्लीटली है, s कंप्लीटली है और p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। इट हैज हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, गलत हो गया। d देखो, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, एकदम सही है d वाला। इट हैज कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, ये चीज, ठीक है। (68) all the group 1 elements have ns1 valence shell electronic configuration. The properties of an elements have periodic dependence upon its atomic mass, atomic mass पे डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर। यही तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि जितना भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो सब डिपेंडेंट है एटॉमिक नंबर पे। (69) The elements in a vertical column group exhibit similar chemical behavior. This is because, क्या कारण है, तो कारण बहुत सिंपल है और बार बार हम बोल भी चुके हैं कि एक ग्रुप में जितना एलिमेंट्स हैं उनका कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सेम है तो उसके बेसिस पे अब आप ऑप्शन देखिए। पहला में लिखा दीज एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, एकदम सही। These elements have different number of electrons, गलत। These elements have no electron in the, गलत। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जिस्ट होने की वजह से इनका बिहेवियर सेम होता है, एक ग्रुप के एलिमेंट का बिहेवियर सेम होता है। (70) When we go down the group, the principal quantum number n increases and the valence electrons are farther from the nucleus because प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, नया नया सेल्स ऐड होते जाएगा, ठीक है। और नया नया सेल्स ऐड होने से जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग अंदर वाले सेल्स के अंदर होगा तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो और दूर जाते जाएगा। कारण ये है कि न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, नया नया
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड होने का मतलब है नया नया ऑर्बिट्स ऐड हो रहा है। तो जो बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन के इंटर करने की वजह से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की वजह से उतना फोर्स इफेक्टिवली फील नहीं करेगा, सो वो दूर चला जाता है। द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, एकदम सही है। इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, एकदम सही है। द आउटर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड, गलत है। द इनर एनर्जी लेवल्स आर नॉट फिल्ड, गलत है। तो ए ऑप्शन। इनर एनर्जी लेवल्स बोलने का मतलब इनर ऑर्बिट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, एकदम सही। सेवेंटी वन। Which of the following statements regarding metals and non-metals is incorrect? आपको इसमें से इनकरेक्ट खोजना है, ठीक है। इनकरेक्ट। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एकदम सही बोल रहा है। जनरली जो आप मेटल्स देखते हैं, हम सबका तो बात नहीं कर रहे, जैसे मर्क्यूरी है तो वो लिक्विड होता है, गैलियम है तो वो लिक्विड होता है, ये सब अलग है। लेकिन अगर जनरल बात करो तो मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड्स होता है, और मेटालिक बॉन्ड्स में मेटल्स जो है, मेटालिक एटम जो है वो एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। स्ट्रांगली बॉन्ड होने की वजह से उसको ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली करेक्ट। रीजन इज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन एक्ट एज कैरियर। वो आराम से है ना कैरियर की तरह काम करता है, और हीट या इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करने में मदद करता है। डी है नॉन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा गलत हो गया। नॉन मेटल्स आर रिलेटिवली, नॉन मेटल्स के पास रिलेटिवली, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, हम मानते हैं। जैसे डायमंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब उसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो नेटवर्क सॉलिड है। तो हम एक्सेप्शंस का बात नहीं कर रहे हैं, कि जनरल बात बोल रहे हैं कि जनरल जो है वो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जनरल एक्सेप्शंस तो है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिए। 72। Which of the following is incorrect explanation regarding atomic radius? गलत खोजना है, एटॉमिक रेडियस को लेके जो गलत बोला गया वो खोजना है। एटॉमिक रेडियस चेंजेस व्हेन द एटम इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स, एकदम सही। कोवलेंट रेडियस अपना कंसेप्ट रखता है, वंडरवाल रेडियस अपना कंसेप्ट रखता है, मेटालिक रेडियस अपना कंसेप्ट रखता है। सिंगल बॉन्ड में अगर कोई बॉन्डेड है तो उसका अपना रेडियस होता है, डबल बॉन्डेड है तो अलग रेडियस होता है। तो ये लाइन एकदम सही है कि एटॉमिक रेडियस चेंज कर जाता है। एक ही एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके बॉन्डिंग सिस्टम पे, कि बॉन्डिंग सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है, कैसे वो बॉन्डेड है। The atomic radii are measured by the either X-ray or some spectroscopic method. देखिए एटॉमिक रेडियस तो आप किसी स्केल से सिंपल नहीं मेजर करेंगे ना, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ही यूज होता है, दैट इज एक्सरे। और इसमें जनरली हम आपको एक नाम बोलना चाहेंगे, नाम है ब्रैग इक्वेशन। वो ब्रैग इक्वेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहीं भी एलिमेंट्स एटम्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने में। ब्रैग इक्वेशन आप पढ़ेंगे, समय आने दीजिए, आप पढ़ेंगे। अभी ये atomic radii classified into covalent radii and non-metallic radius, ये तो नहीं है ना। कोवलेंट रेडियस और नॉन मेटालिक रेडियस ये हम क्लासिफाई तो नहीं किए, ये दोनों तो लगभग एक ही बात है। कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, याद आ रहा, इस तरह का ना क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आयनिक रेडियस, तो ये आपका इनकरेक्ट आएगा, इनकरेक्ट होगा 72 का, ये सी वाला इनकरेक्ट है। 73। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, इसमें से गलत खोजना है। Among isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius, यही गलत है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा
तब एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो कम होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तब आयनिक रेडियस कम होगा। अगला, among the isoelectronic spaces greater the negative charge on an ion, larger the ionic radius। एकदम सही। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज एनायन का उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, साइज एनायन का उतना ही बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये भी सही है भाई, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। Atomic radius of the element decreases as one moves across from left to right in the second period of the periodic table। ये भी सही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which of the following statement is incorrect? फिर से गलत खोजना है। The removal of the outermost electron required less energy down a group। एकदम सही है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं ना, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी घटने का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो ये सही है। The penetration capacity of 2s electron towards the nucleus is more than the 2p electron। एकदम सही। 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने से यू कैन से दैट की पेनिट्रेशन कैपेसिटी 2s का ज्यादा है 2p से, ठीक है। An electron is added to the neutral gaseous atom to convert it into positive ion। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो आयन पॉजिटिव बन जाएगा कि निगेटिव बन जाएगा। आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो जो बनेगा वो एनायन होगा, निगेटिव आयन होगा, इसलिए सी गलत है। बोथ। अगला डी, बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। एकदम सही है, क्योंकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो आप p से करते हैं 2p1, और बेरिलियम में आप 2s2 से करते हैं। 2s2 ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है, ठीक है। और इस पे पहले भी बात हो चुकी है, न्यूमेरिकल के दौरान हम लोग देखें। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। फिर से गलत खोजना है, फिर से गलत खोजना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। एकदम सही है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो हम लोग सीखे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। हैलोजन का सबसे ज्यादा नेगेटिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड। ये भी सही है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का एडिशन तो सेम सेल में होता है। अगर आप सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के ही अंदर फिल हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का लगातार चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है वो इंक्रीज करता है। आप बोल सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। अगला सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन गो अप इन अ ग्रुप। गलत हो गया, गो डाउन लिख देता तो सही होता, क्योंकि जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तब तो फिर से ये बढ़ेगा, मोर नेगेटिव होगा। तो सी आंसर इज इनकरेक्ट, सी आंसर इज इनकरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही।